तो हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल विजडम क्लासेस में। और मैं हूं आपका बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, गुरु, जो भी आप मुझे बोलना चाहें। मेरा नाम है विरल विश्वकर्मा। जो आ गया हूं मैं आज फिर से एक और नई वीडियो लेके, जो कि होने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन नेचर्स ट्रेजर्स चैप्टर, जो कि होने वाला है क्लास 6 का चैप्टर। बहुत ही सिंपल चैप्टर है बेटा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बहुत ही सीखने वाला चैप्टर है ना। और थ्योरेटिकल चैप्टर है, ज्यादा कोई इसमें दिक्कत आने नहीं वाली। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का नए चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या हैं। आखिर आपने देखा होगा जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है नेचुरल रिसोर्स और एक होता है ह्यूमन मेड रिसोर्स या फिर मैन मेड रिसोर्स। तो हम अभी बात करने वाले हैं नेचुरल रिसोर्स की, कि नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज आर मटेरियल और सब्सटेंस दैट ऑकर नेचुरली इन द एनवायरनमेंट। तो जो आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में, आपके बायोस्फीयर में जो भी रिसोर्सेज जो नेचुरली आ जाते हैं, नेचुरल आ जाते हैं मतलब किसी ह्यूमन ने उनको नहीं बनाया या कोई दूसरा उनको यहाँ पे छोड़ के नहीं गया, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एंड आर यूज्ड बाय लिविंग बीइंग टू सर्वाइव एंड मीट देयर नीड्स। अच्छा, ये यूज क्यों होते हैं, ये यूज होते हैं बाय द लिविंग बीइंग्स, जो अपनी नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं और उनके सर्वाइव करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। आया समझ में क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है डिफाइन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विद एग्जांपल। अब रिसोर्सेज को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक तो हमने बात कर दी थी अभी यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज की। अब हम बात करेंगे रिसोर्स को ही हम दो पार्ट और में डिवाइड करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल क्या क्या है। तो सबसे पहले देखिए, इन नेचुरल रिसोर्सेज दैट कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिप्लेस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्स जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिप्लेनिश कर सकते हैं किसी भी नेचुरल प्रोसेस से, उसको क्या बोलते हैं हम, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पेट्रोल है, जब गाड़ी में पेट्रोल एक बार डाल देते हैं तो पेट्रोल डालने के बाद जब वो यूज्ड हो जाता है तो हम उससे क्या कर सकते हैं, हम उससे वापस क्या एनर्जी बना सकते हैं। क्या हम वापस पेट्रोल को ला सकते हैं, नहीं ला सकते। तो वो कौन सा रिसोर्सेज है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। आया समझ में। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो क्या कर सकते हैं, हम उनको रिन्यू कर सकते हैं, रिप्लेनिश कर सकते हैं किसी भी तरीके की नेचुरल प्रोसेस से। आया समझ में। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर का क्या कंपोजिशन है, मतलब कंपोजिशन मतलब होता है बेटा, देखो आपको पता है एयर क्या होती है, एयर होती है मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। डिफरेंट गैसेस मिलके क्या बनाती हैं, एक एयर बनाती हैं। अब जब डिफरेंट गैसेस हैं तो हर गैस का कितना कंपोजिशन है, मतलब एनवायरमेंट में, आपके सराउंडिंग में कौन सी गैस कितने परसेंटेज में पाई जा रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, कंपोजिशन बोलते हैं। तो कंपोजिशन ऑफ एयर बताना है कि एयर जो है किस किस चीज से मिलके बनी है। तो देखिए क्या लिखा है, एयर में 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन 21% है, अलॉन्ग विथ ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेज, और अदर गैसेज भी हैं। तो मेन तो आपकी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का ही पूछता है क्वेश्चन में। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपका, एक नाइट्रोजन का है 78% और एक ऑक्सीजन का है कितना, 21%। और जो बाकी के बचे हुए परसेंट हैं तो वो क्या करती हैं, अदर गैसेस करती हैं, जो कि क्या होती है, बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती हैं आपके एनवायरमेंट में। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाई इज ओशियन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। है ना, आपको पता है दो तरीके का पानी मिल रहा है अभी फिलहाल। तो कैसा पानी मिल रहा है, एक मिल रहा है सॉल्टी वाटर जो कि ओशियंस में मिलता है, लेकिन वो पीने के लायक नहीं है, वो फिट नहीं है ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, है ना। और एक होता है जो रिवर वगैरह से, पॉन्ड से, लेक से आपके घरों में आता है, फिर आप उसको फिल्टर करके प्यूरिफाई करके क्या करते हो, पी सकते हो। तो अभी यहाँ पे हमको बताना है कि व्हाई इज ओशियन वाटर नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। जो ओशियन वाटर है वो ड्रिंकिंग के लिए फिट क्यों नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है आंसर। It contain a high concentration of salt is saline making it unsuitable for domestic use or irrigation। तो जो आपका ओशियन वाटर है उसमें क्या होता है, आपको पता ही होगा कि हाई अमाउंट में क्या होता है, सॉल्ट मिला होता है, जो कि उसको कैसा बना देता है, सैलाइन बना देता है, यानी कैसा बना देता है, कड़वा टाइप का बना देता है। इसी के कारण क्या होता है, जो ओशियन वाटर होता है वो क्या होता है, अनसूटेबल होता है डोमेस्टिक चीज़ों के लिए। डोमेस्टिक मतलब जो रोज़मर्रा की आपकी प्रोसेस है, जैसे कुकिंग हो गई, बाथिंग हो गई, वॉशिंग हो गई। तो आप ये डोमेस्टिक यूजेस, जो डोमेस्टिक प्रोसेस है वो आप ओशियन वाटर से नहीं कर सकते। और दूसरी क्या है, जो इरीगेशन प्रोसेसेस होती हैं, इरीगेशन प्रोसेस मतलब पेड़ों को पानी देना, जो आपकी क्रॉप्स होती है ना, क्रॉप्स को पानी देना, आपने देखा हो ना नल चलते हुए, उनको क्या बोलते हैं, इरिगेशन बोलते हैं। तो इस तरीके की कोई भी एक्टिविटी जो डोमेस्टिक यूज हो जाएंगी और जो इरिगेशन हो जाएगा उसमें हम ओशियन वाटर का यूज नहीं कर सकते। आया समझ में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अच्छा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, थोड़ी सी मैं आपको सम अप करता हूँ एक बार। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, देखो बेटा, अब जो रेन वाटर है, जो मतलब बारिश हुई, बारिश से क्या हुआ, आपका जो पानी होता है वो जनरली क्या करता है, नदी नालों में बहने लगता है। लेकिन एक मेथड होती है उस रेन वाटर को स्टोर करने के लिए। उस रेन वाटर को स्टोर करने के लिए पुराने जमाने में एक मेथड यूज होती थी और अभी भी यूज होती है, जिसको हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मेन पर्पस क्या होता है, जो रेन वाटर को क्या कर सके, कंजर्व कर सके, हम उसको बचा सकें, और फिर बचाने के बाद उसको हम क्या करते हैं, अगली साल या फिर थोड़े टाइम बाद, जैसे फॉर एग्जांपल गर्मियों में हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आंसर में, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। ये क्या है, एक तरीके की प्रोसेस है, एक तरीके की क्या है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं बाय कलेक्टिंग देम फ्रॉम रूफटॉप और ओपन ग्राउंड। कहाँ से कलेक्ट करेंगे रेन वाटर को, फ्रॉम रूफटॉप। रूफटॉप मतलब होता है आपकी घर की छत पे से जो पानी गिरता है वो वाला पानी, और ओपन ग्राउंड फॉर फ्यूचर, और ओपन ग्राउंड से भी हम क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं किसको, रेन वाटर को, फॉर द फ्यूचर यूजेस। ठीक है, टू रिड्यूस वाटर स्कैर्सिटी, ताकि हम वाटर की जो परेशानियां होती हैं कि ड्रॉट आ गई, पानी नहीं है, कमी है पानी की, तो उन सभी हम मुसीबतों से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है व्हाई आर अर्थवॉर्म कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। अब एक तरीके का क्या होता है, ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थवॉर्म। ठीक है, अब अर्थवॉर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं फार्मर्स फ्रेंड। अर्थवॉर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं, फार्मर के फ्रेंड होते हैं। तो इसका रीजन बताना है कि हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो अर्थवॉर्म होता है वो क्या है, फार्मर्स फ्रेंड है। आया समझ में। तो आइए देखते हैं आंसर क्या लिखा है, दे हेल्प इन टर्निंग एंड लूजनिंग द सॉइल विच इंप्रूव इट्स एरेशन एंड फर्टिलिटी। अभी क्या करते हैं, अब जब अर्थवॉर्म होंगे सॉइल के अंदर, तो अर्थवॉर्म कैसा है, लिविंग है, और लिविंग है तो क्या करेगा, मूव करेगा। अब जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगा मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी के अंदर क्या करेगा, पोर्स बना देगा, पोरस बना देगा मिट्टी को, उसके अंदर क्या हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, है ना। अब जब छेद हो जाएंगे उसके अंदर, तो उसके अंदर क्या होगा, मिट्टी में जब छेद होगा तो एयर जो होती है आपकी क्या हो जाएगी, इजीली क्या कर सकेगी, उसके अंदर फ्लो कर सकेगी। इससे क्या होता है, जो सॉइल है उसकी क्या हो जाएगी, फर्टिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, वो और ज्यादा क्या हो जाएगी, इस लायक हो जाएगी कि हम उसमें क्या कर सकें, क्रॉप और अच्छे से ग्रो करा सकें। तो आया समझ में क्या लिखा है इसमें कि विच इंप्रूव इट्स एरेशन। एरेशन मतलब क्या होता है बेटा, एरेशन मतलब होता है कि एयर का अमाउंट, उस सॉइल के अंदर एयर का अमाउंट कितना है, जितना ज्यादा एयर का अमाउंट होता है उतना ज्यादा क्या होती है, सॉइल फर्टाइल होती है। तो जो अर्थवॉर्म होता है जब वो मूव करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस में सॉइल के अंदर, तो क्या होता है उसमें पोर्स बन जाते हैं, पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एरेशन क्या हो जाता है, सॉइल के अंदर बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या हो रहा होता है, फिर फर्टिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। अब जो फॉरेस्ट है उसके इंपॉर्टेंट बताना है, इंपॉर्टेंस क्या है उस फॉरेस्ट की, है ना। तो क्या इंपॉर्टेंस क्या है, फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रेगुलेट द वाटर साइकिल एंड एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो जानवर हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वाइल्ड लाइफ होती हैं, वो कहाँ होती हैं, आपके फॉरेस्ट में मिलती हैं, उनका हैबिटेट है फॉरेस्ट। हैबिटेट मतलब होता है बेटा घर, है ना, जहाँ पे वो रहते हैं, यहीं पे सारी एक्टिविटीज क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। आया समझ में। दूसरा क्या लिखा है, फॉरेस्ट प्रोवाइड ऑक्सीजन, फॉरेस्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन मतलब बेटा, सॉइल इरोजन मतलब होता है कि जब भी बहुत ही तेज बहाव के कारण, चाहे वो आपका क्या हो, पानी का हो, चाहे वो एयर का बहाव हो, या फिर थंडर स्टॉर्म हो, या फिर साइक्लोन हो, जब सॉइल जो होती है आपकी, जब वो खिसकने लगती है, उसको क्या बोलते हैं हम, सॉइल इरोजन बोलते हैं। अब इसके होने के डिफरेंट डिफरेंट कारण होते हैं बेटा, उसके लिए हम आपको एक नई वीडियो बना के दे देंगे कि पूरे सॉइल इरोजन को हम उसमें आपको समझा देंगे। ठीक है, और क्या करता है, इट रेगुलेट द वाटर साइकिल, ये वाटर साइकिल को रेगुलेट करते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो वाटर साइकिल क्या हो जाएगी, इनकम्प्लीट हो जाएगी। फॉरेस्ट नहीं बेटा, बेसिकली क्या होते हैं, ट्रीज। फॉरेस्ट क्या होता है, जब लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज हम एक ही साथ लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, फॉरेस्ट बन जाता है। एंड एक्ट एज अ हैबिटेट फॉर डाइवर्स वाइल्ड लाइफ, ये आपको मैंने बता ही दिया कि जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की क्या होती हैं, वाइल्ड लाइफ होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनका हैबिटेट कहाँ पर होता है, फॉरेस्ट में ही होता है। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा। बेटा ये क्वेश्चंस ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आगे आपको पता है अभी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, क्योंकि एग्जाम पास आ रहे हैं, तो अब हम पूरा चैप्टर तो पढ़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते जाएंगे, जिससे क्या होने वाला है, हमारे एग्जाम्स के अंदर बहुत ही जबरदस्त ताड़ू तोड़ नंबर आने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। और हाँ,
कमेंट में बता दीजिए कि लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ, हर क्लास के लिए ला रहा हूँ, 6th क्लास के लिए भी ला रहा हूँ, 7th के लिए भी हैं, 8th के भी हैं और 9th के भी हैं, है ना। आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, हर क्लास की वीडियो डल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होने वाला हूँ बताने वाला हूँ। तो 2-3 वीडियो में डाल चुका हूँ, आने वाले टाइम में धीरे धीरे क्या होंगे बेटा, आपके एग्जाम्स के पहले पूरी चैप्टर की वीडियो डल जाएंगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब एक प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है उसके बुरे इफेक्ट क्या है, आया समझ में। तो डिफॉरेस्टेशन समझ में आना चाहिए पहले कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। बेटा डिफॉरेस्टेशन मतलब होता है कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल। अब मैं बहुत ही ज्यादा मात्रा में ट्रीज का कटिंग करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ऐसे एक आध पेड़ काटने को डिफॉरेस्टेशन नहीं बोलेंगे कि एक आध पेड़ काट दिया तो क्या हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, नहीं। जब मैं लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को काटूंगा, लार्ज स्केल पे ये एक्टिविटी होगी तो क्या बोलेंगे, उसको डिफॉरेस्टेशन बोलेंगे। अच्छा ये देखते हैं इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, लार्ज स्केल ट्री कटिंग लीड्स टू अ क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज हो जाएगा। क्लाइमेटिक चेंज क्यों होंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना के रखते हैं आपके एनवायरमेंट में। लेकिन अगर आपने डिफॉरेस्टेशन कर दिया यानी पेड़ काट दिए तो ऑक्सीजन और CO2 का क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। सो इसी को क्या बोलते हैं हम, क्लाइमेटिक चेंज बोलते हैं। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी मतलब बेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एनिमल्स जो होते हैं आपके फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। अब आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो जो एनिमल्स हैं उनका हैबिटेट लॉस हो जाएगा और इसी को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। थर्ड देखिए क्या लिखा है, इंक्रीज ग्रीन हाउसेज गैसेज। तो ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं बेटा, ग्रीन हाउस गैसेज क्या होती हैं, ऐसी गैसेज होती हैं जो कि क्या करती हैं, जो सनलाइट आती है आपके अर्थ के अंदर उसको अर्थ के अंदर ही क्या कर लेती हैं, ट्रैप करके रख लेती हैं। ट्रैप कर लेती हैं मतलब बांध के रख लेती हैं, फिर वो वापस से क्या होती हैं आपकी जो अर्थ के ऊपर बाहर नहीं जा सकती वो गैसेस। जिसके कारण क्या होता है, आपका अर्थ का टेम्परेचर रेगुलर बेसिस पे क्या हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। खैर वो तो एक दूसरा टॉपिक है, हम उसको बाद में समझेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, एंड फ्रीक्वेंट फ्लड्स। फ्रीक्वेंट फ्लड्स मतलब बहुत ही लगातार फ्लड्स की आसार बढ़ जाते हैं अगर हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन करते हैं। तो क्यों बढ़ते हैं, फॉरेस्टेशन से और डिफॉरेस्टेशन से फ्लड का क्या लेना देना है बेटा। बेटा जब फ्लड आती है ना तो कुछ अमाउंट का वाटर फ्लो जो होता है, जो स्पीड होती है आपकी वाटर फ्लो की, कुछ अमाउंट ऑफ स्पीड जो होती है आपकी क्या कर लेते हैं, जो फॉरेस्ट के में पेड़ होते हैं वो क्या कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप ट्रीज हटा देंगे, वहां से डिफॉरेस्टेशन कर देंगे तो वहां पे ट्रीज नहीं रहेंगे, तो जो फ्लड होगी उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम नहीं हो पाएगी। इसके कारण क्या होता है, आपका जो फ्रीक्वेंट फ्लड्स होती है उनके चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे। आया समझ में, या फिर डिफॉरेस्टेशन होने के बाद। तो आइए बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। भाई सारे फ्रेंड्स पास होना चाहिए ना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।